नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में यानी कि विश्व का भूगोल। अब विश्व के भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड के सिद्धांत क्या क्या कहते हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में किस वैज्ञानिक ने क्या क्या कहा है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा फैक्चुअल है, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति में आपको मैप का काम नहीं है, इसमें सिर्फ आपको डाटा मिलेगा जो आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। इसलिए आज का जो चैप्टर है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आने वाला चैप्टर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि जब हम लोग एशिया के बारे में पढ़ेंगे, अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग जैसे उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग को बहुत मजा आएगा, क्योंकि तब हम लोग मैप के साथ पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे मैप की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा आज का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को भी आपको बोरिंग न लगने दें। तो देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है, जिसमें से जो 3 वैज्ञानिक हैं वही प्रमुख है, यानी इन तीनों वैज्ञानिक के बारे में ही आपसे पूछा जा सकता है। तो आटो स्मिड ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कौन सी परिकल्पना दी थी? तो धूल परिकल्पना दी थी। यानी इनका मानना था कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति बना है वो किसी पिंड के बाहरी आवरण में धूल कण के इकट्ठा होने से बना है, इन्होंने ये माना। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था? धूल परिकल्पना दिया था। दूसरे वैज्ञानिक आते हैं लाप्लास, इन्होंने निहारिका परिकल्पना दिया था। तो बस आपको ये याद रखना है कि लाप्लास ने कौन सी परिकल्पना दिया था? तो निहारिका परिकल्पना दिया था। आटो स्मिड ने कौन सा दिया था? तो आटो स्मिड ने दिया था धूल परिकल्पना। लेकिन सबसे प्रमुख वैज्ञानिक होते हैं जॉर्ज लेमेंतेयर। ये कहाँ के हैं? तो ये बेल्जियम के हैं, और इन्होंने दिया था बिग बैंग सिद्धांत। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग सिद्धांत को ही महत्वपूर्ण माना जाता है और सही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यही सिद्धांत सबसे एप्रोप्रिएट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देने के लिए। ठीक है, तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने जो कहाँ के थे? तो जो बेल्जियम के थे, यानी जॉर्ज लेमेंतेयर के बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले, कितने अरब वर्ष पहले? तो 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक सघन पिंड के रूप में था। यानी जो ब्रह्मांड था इस तरीके से एक सघन पिंड के रूप में था आज से 15 अरब वर्ष पहले। लेकिन आज से 10.5 अरब वर्ष पहले इसमें क्या हुआ? इसमें अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। इसमें विस्फोट हुआ, तो जब विस्फोट हुआ तो ये पिंड ऐसे था, मान लीजिए ये सघन पिंड था, ठीक, और इसमें जब अत्यधिक ताप एवं दाब जब बढ़ा तो इस पिंडों में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। तो ये पिंड ऐसे बिखरा, ऐसे मतलब क्या हुआ? ब्रह्मांड में बिखर गया कई टुकड़ों में। ठीक है, उसके बाद से जब इस पिंड में एक महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांडी पदार्थ दूर दूर गए, जिसे हम आज किस नाम से जानते हैं? गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। यानी इन्हीं पिंडों के जो टुकड़े जो बने बाद में उनके, मान लीजिए ये सब टुकड़े हैं, ऐसे मान लीजिए टुकड़े हैं ये, ठीक, ये टुकड़े हैं ऐसे, तो इनके बाहरी आवरण में भी तो कुछ धूल कण, कुछ मिट्टी के पदार्थ तो रहे होंगे ना। तो उन्हीं से जुड़ के ये क्या बना? ये जो टुकड़े बने ये आगे चलकर गैलेक्सी का रूप ले लिए। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है? बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि आज से बस डाटा याद करना है आपको, आज से 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड क्या था? ब्रह्मांड एक सघन पिंड के रूप में था, ठीक। लेकिन बाद में 10.5 अरब में ब्रह्मांड इस जो सघन पिंड था, इसमें क्या हुआ? ताप एवं दाब के कारण इसमें विस्फोट हुआ, जिसको महाविस्फोट कहा जाता है। और इस विस्फोट के बाद जो पदार्थ टूट के बाहर निकले, मतलब अंतरिक्ष में जो बाहर ये जो पिंड मुक्त हुए, बाद में यहीं चलकर 4.5 अरब वर्ष बाद, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष बाद पूर्व क्या बने? 4.5 अरब वर्ष पूर्व क्या हुए? ये गैलेक्सी के रूप में उभर गए। कैसे बने? तो मान लीजिए ये जो पदार्थ जो निकले हैं टूट के, इनके बाहरी आवरण में तो कुछ धूल कण, कुछ मिट्टी, कुछ जल के पदार्थ, कुछ जल के कण रहे हैं, ये सभी आपस में संयोजित होकर एक किसके रूप में? एक गैलेक्सी के रूप में उभरे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आपसे इस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से 15 वर्ष पहले क्या था? एक सघन पिंड था, लेकिन 10.5 वर्ष में उस सघन पिंड में क्या हुआ?
उस सघन पिंड में ताप एवं दाब के कारण वो सघन पिंड टूटा और उसके 4.5 वर्ष मतलब उसके 4.5 वर्ष पूर्व क्या हुआ कि आज के 4.5 वर्ष पूर्व इन गैलेक्सी का निर्माण हुआ। कैसे होता है? तो इन सघन पिंड के जो चारों ओर मिट्टी के कण, धूल कण और मान लीजिए कि जो जल के कण थे वो आपस में मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। और एक गैलेक्सी में ऐसा माना जाता है कि एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? अरबों तारे हैं। एक गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और इन तारों में क्या, ठीक है, कि एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? तो अरबों तारे हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक गैलेक्सी जो है वह एक दूसरे से दूर जा रही है। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि ब्रह्मांड में लगातार फैल रहा है। यानी ये जो गैलेक्सियां जो टूट के अलग अलग हुई है ना, इनमें क्या हो रहा है कि इनमें ये जो गैलेक्सियां हैं ये आपस में से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जब गैलेक्सियां आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या होगा कि इसमें ब्रह्मांडों में विस्तार होगा। यानी क्या हो रहा है? ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है? ब्रह्मांड में फैलाव हो रहा है या विस्तार हो रहा है। आइए अब गैलेक्सी के बारे में जानते हैं कि गैलेक्सी होते क्या है। तो एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अरबों तारों को गैलेक्सी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक केंद्र है, ठीक, और एक केंद्र के चारों ओर ऐसे क्या है? ऐसे चक्कर लगाते हुए अरबों तारों को, किसको? अरबों तारों को गैलेक्सी कहते हैं। और अनुमानतः कुल 100 अरब गैलेक्सियां हैं। यानी 100 अरब अगर तारे हैं तो कुल 100 अरब गैलेक्सियां हैं। और इस ब्रह्मांड की जो केंद्र है, ये जो गैलेक्सी का जो केंद्र है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। यानी ये जो गैलेक्सी का ये जो केंद्र है इसको क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि गैलेक्सी के केंद्र को क्या कहते हैं, तो गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। और बल्ज में अपेक्षाकृत तारों का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप लोहे का ही टुकड़ा ले लीजिए, तो लोहे के टुकड़े का जो केंद्र बिंदु होता है वहां पे क्या होता है? वहां पे घनत्व ज्यादा होता है, घनत्व डेंसिटी ज्यादा होती है। उसी तरीके से गैलेक्सी के केंद्र में जिसको बल्ज कहते हैं वहां पे घनत्व ज्यादा रहेगा, घनत्व ज्यादा होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब घनत्व ज्यादा रहेगा, सर्वाधिक रहेगा, तो इसमें तारे क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो लोहे के केंद्र में अगर घनत्व ज्यादा है तो लोहे के केंद्र के कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। जब घनत्व ज्यादा होगा, घनत्व कैसे ज्यादा होता है? जब किसी पिंड पे आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जब खूब तेज दोनों तरफ से दाबेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पिंड आपस में एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और जब एक दूसरे के चिपक जाएंगे तो मतलब यहाँ पे क्या है? घनत्व ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर जब घनत्व ज्यादा होगा तो तारे क्या होंगे? तारे पास पास रहेंगे। देखिए दोस्तों, एकदम आराम से समझते रहिए। ज्योग्राफी रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। अगर एक बार आप इसको समझते हुए चलेंगे ना तो आपको कभी दोबारा ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोग को समझाते हुए ले चल रहा हूं। ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको फैक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और केंद्र से बाहर की तरफ जाने पर तारों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जाहिर सी बात है कि जब केंद्र से बाहर हम जाएंगे तो देखिए यहां पे क्या था? यहां पे पास पास था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो तारों के बीच की दूरी क्या है? यहां पे देखिए, यहां पे दूरी बढ़ गया कि नहीं? यहां पे दूरी बढ़ गया। फिर इनके बीच की दूरी देखिए थोड़ा सा कम है, यहां पे और ज्यादा हो गया। यहां पे देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितना कम है, लेकिन यहां पे देखिए फिर बढ़ गया, फिर यहां पे बढ़ रहा है। मतलब धीरे धीरे इन तारों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। यानी कि ब्रह्मांड में लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। इस चीज को आप याद रखेंगे। यानी अब आइए आकाशगंगा के बारे में जानेंगे कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड के 100 अरब गैलेक्सियों में आकाशगंगा भी एक गैलेक्सी है। यानी जो ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सियां हैं उन्हीं में से एक आकाशगंगा भी क्या है? एक गैलेक्सी है जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। यानी हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आकाशगंगा, ठीक है। जिसमें पृथ्वी हमारा एक गैलेक्सी है, ठीक है। हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी में स्थित है उसे आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। और आकाशगंगा को क्या कहते हैं? आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं, ठीक है। आगे इसके बाद जो चैप्टर आएगा ना सौर मंडल का आपका जो चैप्टर आएगा वो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। उसमें आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आकाशगंगा को क्या कहते हैं? मंदाकिनी भी कहते हैं। और सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर 25 वर्ष में
लगाता है जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो ब्रह्मांड वर्ष अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, तो ब्रह्मांड वर्ष वह दूरी होती है जो सूर्य के द्वारा 25 वर्ष में आकाश गंगा की एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय करता है वही क्या होता है, वही ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है सूर्य आकाश गंगा का एक चक्कर 25 वर्ष में लगाता है जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है। अब मिल्की वे क्या होता है, तो मिल्की वे आकाश गंगा को मिल्की वे भी कहते हैं। देखिए आकाश गंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं, आकाश गंगा को मिल्की वे भी कहते हैं, और यह आकाश गंगा की एक भुजा है। जैसे मान लीजिए कि गैलेक्सी कैसे थी हमारी, ये एक केंद्र था और इसी से ऐसे ऐसे करके क्या था, हमारी गैलेक्सी थी। तो जो मिल्की वे है ये आकाश गंगा का क्या है, एक भुजा है। मान लीजिए कि ये एक जो भुजा है यही क्या है, मिल्की वे है। तो मिल्की वे आकाश गंगा की एक भुजा है जो काली अंधेरी रातों में दक्षिण से उत्तर की तरफ एक धूम्र की तरह दिखाई देता है। यानी अगर आप काली अंधेरी रातों में अगर टेलीस्कोप से देखेंगे तो एक धूम्र की तरह यह दिखाई देता है। ठीक है। और आकाश गंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन होती है, तो आकाश गंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो याद रखिएगा कि आकाश गंगा के सबसे नजदीक गैलेक्सी को क्या कहते हैं, तो एंड्रोमेडा कहते हैं। ठीक है। ओरियन नेबुला यह आकाश गंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है। ओरियन नेबुला किसे कौन है, तो ओरियन नेबुला जो है यह आकाश गंगा का सबसे चमकीले तारों का समूह है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आकाश गंगा के सबसे चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं, तो ओरियन नेबुला कहते हैं। और सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन है, तो एंड्रोमेडा है। अब साइरस या डॉग स्टार क्या है, तो साइरस और डॉग स्टार क्या है, यह एक तारा है। ठीक है। यह सूर्य के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला, सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। यह रात में सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। तो आप याद रखिएगा कि साइरस और डॉग स्टार क्या है, तो यह एक तारा है जो सूर्य के बाद सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। भाई सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा है और यह सबसे ज्यादा चमकीला तारा है। ठीक है। इससे ये ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन है, तो सूर्य है। हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा कौन है, तो सूर्य है। और सूर्य के बाद कौन सा चमकीला तारा है, तो साइरस या डॉग स्टार है, यह भी एक तारा है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा चमकीले पिंड आपसे पूछेगा, पिंड की बात किया जाएगा, ना आपसे तारा पूछे और ना ही कुछ, बस सबसे ज्यादा चमकीला पिंड पूछेगा, तो याद रखिएगा सूर्य है जो कि एक तारा है। उसके बाद से चमकीला पिंड कौन सा है, तो चंद्रमा है। ठीक। चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकीला पिंड है। यह क्या है, यह एक उपग्रह है। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा हमारी गैलेक्सी का सबसे ज्यादा चमकीला उपग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे चंद्रमा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वह है शुक्र। ठीक। यानी सबसे ज्यादा चमकीला कौन है, सूर्य है। उसके बाद से चमकीला पिंड कौन सा है, चंद्रमा है। और उसके बाद चंद्रमा के बाद चमकीला पिंड कौन सा है, तो शुक्र है। ठीक है। चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड शुक्र है। यह सुबह में पूर्व दिशा में और शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। आप इसे याद रखेंगे। और तारे टिमटिमाते क्यों हैं, क्योंकि तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि इनके पास अपनी प्रकाश और उष्मा होती है और हमसे दूर होने के कारण बीच में क्या है, बीच में हमारे पास पर्यावरणीय आवरण होने के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और तारों के पास अपनी ऊर्जा होती है, अपना प्रकाश होता है। ग्रहों के पास अपनी ऊर्जा या प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। यानी जो ग्रह हैं जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, इनके पास अपना प्रकाश नहीं है, ये तारों के प्रकाश से ही यानी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। और सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, तो यह सूर्य के सबसे नजदीक तारा है। आप इसे याद रखिए, थोड़ा सा फैक्चुअल है, बस इस चैप्टर को आप लोग निकल जाने दीजिए, इस फैक्ट को याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा था, अब आने वाला जो चैप्टर होगा आपके लिए बहुत शानदार होगा। ठीक है। ब्रह्मांडीय दूरी की गणना के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रह्मांडीय दूरी की गणना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 टू दी पावर 12 यानी 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर में है। लेकिन अगर आपसे मीटर में पूछेगा तो 9.46 गुणे 10 टू दी पावर 15 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है।
और किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो इस 3 जीरो को इसमें जोड़ देंगे तो 12×3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी 1.46 गुणे 10⁻15 मीटर ये होता है एक प्रकाश वर्ष की दूरी। और प्रकाश वर्ष क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से 1609 ईस्वी में, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैंने यहां पे लिख दिया है कि सबसे पहले गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से 1609 ईस्वी में तारों का अध्ययन किया था। और तारे क्या हैं, तो आइए हम जानते हैं। तारों में अपना उष्मा और अपना प्रकाश होता है। इनकी ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कभी कि तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और तारों का ईंधन कौन सा है, तो तारों का ईंधन हाइड्रोजन है। यानी 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। यहां पे लिखा भी हुआ है, जब 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम मिलकर या संलयित होकर एक हीलियम यानी कि 2He4 नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यानी जब 4 हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो आपस में संलयित होकर, जुड़कर या संलयित होकर जब हीलियम बनाते हैं तो इस क्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है। और यही ऊर्जा तारों की उष्मा और प्रकाश का स्रोत है, आप इसे याद रखेंगे। और हाइड्रोजन बम की जो संकल्पना दी गई, हाइड्रोजन बम की संकल्पना भी नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। तो आपसे कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन बम की संकल्पना किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और यही संकल्पना सूर्य में यानी तारों में प्रकाश के लिए भी जिम्मेदार है। और तारों के आकार और जीवन अवधि में उल्टा संबंध होता है। तारा जितना बड़ा होगा उसकी अवधि उतनी ही छोटी होगी। यानी जिस तारे का आकार बहुत बड़ा होगा उसकी अवधि छोटी होगी, और तारा जितना ही छोटा होगा उसकी अवधि उतनी ही बड़ी होगी। इस चीज को आप याद रखिएगा, यानी उल्टा रिलेशन चलता है, ठीक है। प्रारंभिक तारे का जो अगर रंग की बात किया जाए तो प्रारंभिक तारे का रंग कैसा होता है, नीला होता है, ठीक। जब वो तारा थोड़ा सा पुराना होता है तो उसका कलर कैसे होता है, सफेद होता है, ठीक। उसके बाद से अगर वो और थोड़ा सा पुराना होता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। और सबसे अंतिम यानी जब तारा मरने के कगार पे आता है तब उसका रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। यानी अगर किसी तारे का रंग लाल है तो समझिए कि वो अपनी अंतिम अवस्था में है। लेकिन अगर किसी तारे का रंग नीला है तो समझिए वो अभी तारा हाल ही में पैदा हुआ है, यानी नवजात तारा है वो, ठीक है। तारे का रंग उसकी उष्मा का परिचायक होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। तारे की प्रारंभिक उष्मा में तारे की प्रारंभिक अवस्था में तारे की उष्मा ज्यादा होती है, इसलिए नीले रंग का दिखाई होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जब नवजात बच्चा होगा यानी नवजात तारा होगा उसमें क्या होगा, उसमें उष्मा ज्यादा होगी ना। तो जब उष्मा ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उसका रंग कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। इस चीज को आप याद रखिए। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर तारा लाल है तो यह किसका सूचक है, क्या वो नया तारा है, नवजात तारा है, या मरने वाला तारा है। मतलब इस तरीके से ऑप्शन देखें, आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और जब तारे की उष्मा का क्षय होते होते धीरे धीरे ठंडा होने लगता है तो उसे लाल तारा या रेड जायंट बोलते हैं। रेड जायंट, मृत तारे को क्या बोलते हैं, रेड जायंट कहते हैं। और रेड जायंट की बाहरी सतह निरंतर फैलता रहता है और फैलते फैलते ही इसमें क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। और इस विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। जब तारा अपनी अंतिम अवस्था में होता है तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे लाल हो जाता है, लाल तारे में बदलने लगता है और उसको रेड जायंट बोलते हैं। और इस अवस्था में तारे का जो आकार है ना निरंतर बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते अचानक इतना बढ़ जाएगा उसका आकार कि उसमें क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। और विस्फोट होने के जो तारा में जब जिस तारे में ये जो विस्फोट होता है इसको किस नाम से जानते हैं, इसको सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं श्वेत वामन क्या होता है। तो रेड जायंट में सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो अवशेष बचता है और उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक होता है तो वह व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। कब होता है, जब किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद जो अवशेष बचता है अगर उसका द्रव्यमान 1.44 गुना से अधिक होता है
तो वह व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। श्वेत वामन के ठंडा होने पर ब्लैक ड्वार्फ बनता है, ब्लैक ड्वार्फ का निर्माण होता है। ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष का द्रव्यमान सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक होने पर न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बन जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन तारा क्या होता है या पल्सर तारा क्या होता है, तो सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने से अधिक होने पर वह तारा क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद। यह भी याद रखना है कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद जिस तारे का द्रव्यमान सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने से अधिक होने पर वह न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा में बदल जाता है। और न्यूट्रॉन तारा लगातार सिकुड़ता चला जाता है। इसमें यह गुण सौरिक द्रव्यमान की 1.44 गुना से अधिक होने के कारण पाया जाता है और यह सिकुड़ते सिकुड़ते एक बिंदु की तरह हो जाता है, जिसके कारण इसका घनत्व अधिक होता है। जहां घनत्व ज्यादा होता है वहां गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होता है, इसलिए यहां से प्रकाश भी बाहर नहीं जा पाता और ब्लैक होल यानी ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र या कृष्ण वीवर का निर्माण होता है। और ये जो 1.44 गुना सौरिक द्रव्यमान का 1.44 गुना ये जो मेजरमेंट है ना, इसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। याद रखिएगा, इसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं क्योंकि इन्होंने भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर जी ने इसको दिया था। ठीक है, तो इसको चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, जब न्यूट्रॉन तारा बनता है तो न्यूट्रॉन तारा कैसे बनता है, जब सूर्य का द्रव्यमान जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से अधिक होने पर वह तारा किस में बदलता है, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा में बदल जाता है। और न्यूट्रॉन तारा लगातार सिकुड़ता चला जाता है और इसमें यह गुण सौरिक द्रव्यमान की 1.44 गुनी सीमा से अधिक होने पर पाया जाता है। इसलिए यह सिकुड़ते सिकुड़ते इतना सिकुड़ जाता है कि इसका घनत्व तो अधिक, जब चीजें सिकुड़ेंगे, जब चीजों में दबाव बढ़ेगा और जब आपस में सिकुड़ेंगे तो उसका डेंसिटी बढ़ता जाएगा और डेंसिटी इतना अधिक हो जाता है एक स्थिति के बाद कि वहां पे भाई जाहिर सी बात है, जहां डेंसिटी ज्यादा होगा वहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। और जब गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा तो इसलिए क्या होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं जा पाता। इसी कारण न्यूट्रॉन तारा ही आगे चलकर क्या बन जाता है, ब्लैक होल या ब्लैक छिद्र बन जाता है, जिसको कृष्ण छिद्र या कृष्ण वीवर भी कहते हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग का अगला टॉपिक है सौर मंडल। अगला हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल और इसमें आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ये मैप के थ्रू पढ़ना है तो आप लोगों को बहुत जबरदस्त समझ में आएगा। ठीक है, ये आज थोड़ा सा बेसिक था, पहला चैप्टर था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पता चला, तो इसलिए थोड़ा सा बोझिल चैप्टर था, थोड़ा सा फैक्चुअल है, इसलिए आपको थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बोरिंग फील हुआ होगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आप लोग को अच्छे से समझाने की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।